Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता। बच्चों आज हम लीनियर अलजेब्रा चैप्टर नंबर 2 के अंदर सेक्शन 2.2 शुरू करेंगे। इसमें मैं आपको दो नई टर्म सिखाऊंगी, एक तो ऑर्डर्ड बेसिस और एक कोऑर्डिनेट वेक्टर, इनकी डेफिनेशन एंड वन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन इट। लेट अस स्टार्ट। देखो बेटा हमारे पास है डेफिनेशन, देखो ऑर्डर्ड बेसिस की पहले। लेट वी बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, अब आपको वेक्टर स्पेस का भी मीनिंग मालूम है। फाइनाइट डायमेंशनल मतलब इसका जो बेसिस है उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक। एंड ऑर्डर्ड बेसिस, बेसिस भी आपको मालूम है कि बेसिस किसको कहते हैं हम। देखो बेसिस में हमारे पास क्या कंडीशन है कि कोई भी एक सबसेट लिया आपने किसी वेक्टर स्पेस वी का, देन एस इज अ बेसिस इफ एंड ओनली इफ टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। आपकी कि एस लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंड वी शुड बी इक्वल टू स्पैन ऑफ एस, मतलब एस के एलिमेंट पूरा का पूरा वी जनरेट कर दें, तो ऐसे उसको हम बोलते हैं बेसिस। ठीक है, अब हम आ गए वर्ड ऑर्डर्ड बेसिस। ठीक है, तो ऑर्डर्ड बेसिस के अंदर क्या होगा, ये एक बेसिस ही होगा बट उसमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, मतलब an ordered basis for V is a finite sequence of linearly independent vectors in V that generates V। ठीक, ये अभी भी बेसिस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा बट इसमें अब ऑर्डर बहुत मैटर करने लग जाएगा। एक एग्जांपल देखिए, जैसे आर क्यूब है। आर क्यूब का स्टैंडर्ड बेसिस आपको मालूम है कि क्या होता है, E1 E2 E3, वेयर E1 इज 100, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे 1 आ जाएगा, बाकी सब पे 0 आ जाएगा। व्हेन आई राइट डाउन E2 देन सेकंड पोजीशन पे 2 आ जाएगा और बाकी दोनों तरफ 0 0 आ जाएगा। तो ऐसे ही E3 हो जाएगा 0 0 1। तो ये एक स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस है। स्टैंडर्ड बेसिस, अभी तक मैं इसको स्टैंडर्ड बोल रही हूँ, मैं ऑर्डर का मीनिंग क्लियर कर दूँ फिर इसको मैं स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस बोलूँगी। तो ये मेरा बन गया एक स्टैंडर्ड बेसिस। अब इसी के जो ये है ना मेरे वेक्टर्स E1 E2 E3, मैं इनका ऑर्डर चेंज कर देती हूँ। ठीक है, तो ये E2 E1 E3 कर दिया। ये अभी भी बेसिस की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, स्पैन भी करेगा, ये भी ऑर्डर्ड बेसिस है। बट अब क्या फ़र्क है कि ये जो ऊपर वाला आपने लिखा, दिस इज माई बीटा, ये जो बेसिस आपने लिखा और ये जो आपने ऑर्डर चेंज करके बेसिस लिखा, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, मतलब बेसिस इसके अंदर ऑर्डर मैटर करेगा। इस कैसे मैटर करेगा ये भी आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि जब हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेंगे तो मैट्रिक्स डिफरेंट हो जाएंगे। E1 E2 E3 से जो मैट्रिक्स जनरेट करेंगे और E2 E1 E3 से जो मैट्रिक्स हम जनरेट करेंगे ना, वो डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, कैसे हो जाते हैं अभी आप आगे क्वेश्चंस करेंगे, चैप्टर को करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो बेसिस और ऑर्डर्ड बेसिस अभी तक ऑलमोस्ट सेम ही है आपके पास। जब दो चीज़ों को कंपेयर किया तब थोड़ा सा ऑर्डर मैटर करेगा। ठीक, इसी तरीके से आप आ जाइए एफ एन के अंदर आ जाइए। एफ एन जो होगा आपका, एफ क्या है, फील्ड है। जैसे आर आ जाए तो रियल नंबर फील्ड आ जाएगा, तो ये आर एन बन जाएगा। तो इसके एलिमेंट किस फॉर्म के हो जाएंगे, एन टपल्स फॉर्म के हो जाएंगे। तो इसका जो बेसिस बनेगा वो कौन सा बनेगा, E1 E2 EN, यही होगा इसका स्टैंडर्ड बेसिस। ठीक है, तो अब मैं क्योंकि वर्ड ऑर्डर्ड यूज करने लगी हूँ कि ये किसी ऑर्डर में रखे हुए हैं हमने, E1 E2 EN, ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हमने रख दिया, इसलिए इसको हमने नाम रख दिया स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस। ठीक है, अब PNF आ जाइए। PNF क्या है, इट इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। एन लिखा है तो डिग्री लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, एफ लिखा है तो कोफिशिएंट्स कहाँ से आएंगे, फील्ड एफ से आ जाएंगे। तो आपको पता है कि पॉलिनोमियल्स का जो बेसिस होता है वो किस फॉर्म का होता है, 1x(x²). अब ये पी एन है तो एन तक जाना है आपको, तो इसकी डायमेंशन बन जाती है n+1। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड बेसिस तो था ही, अब हमने वर्ड यूज कर लिया ऑर्डर्ड, तो स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस है। ठीक है, मैं इस ऑर्डर को डिफरेंट कर दूंगी, 1x(x²) को मैं x1x² लिख दूंगी तो भी वो बेसिस ही रहेगा और तो भी वो ऑर्डर्ड ही रहेगा आपका। बट दो जो ऑर्डर्ड बेसिस होंगे वो मैट्रिक्स डिफरेंट जनरेट कर देंगे। तो डेफिनेशन देखिए, अब आगे नेक्स्ट आपके पास कोऑर्डिनेट वेक्टर, क्योंकि मेरे को इस सेक्शन में आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन सिखानी है मेन, तो उसके लिए मैं धीरे धीरे आपको कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ। पहले मैंने ऑर्डर्ड बेसिस बताया, अब मैं आपको कोऑर्डिनेट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बता दूंगी, फिर आगे के लेक्चर्स में हम और सीखेंगे। तो हमने क्या किया बेटा कि कोई भी एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस था, उसका हमने कोई भी एक बेसिस ले लिया, उस बेसिस को मैंने डिनोट कर दिया U1 U2 UN से। अब आप खुद बताइए कि मैंने क्या क्या चीज़ें अपने पास ले ली। एक वेक्टर स्पेस V लिया जो कि फाइनाइट डायमेंशनल था। फाइनाइट डायमेंशनल था तो इसके पास एक बेसिस था जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। उन एलिमेंट्स का मैंने नाम रख दिया U1 U2 UN। ठीक है, अब इस बेसिस के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है कि ये बीटा जो होगा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और स्पैन ऑफ बीटा किसके बराबर हो जाएगा, मेरा V के बराबर हो जाएगा। अब कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लो आप V के अंदर, वेक्टर स्पेस V में।
अगर मैंने कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया v के अंदर और v क्या है, स्पैन बीटा, तो x कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बीटा, लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है कि बीटा के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब a1u1 प्लस a2u2 प्लस an मतलब we must have some scalars, there exist some scalars a1 a2 an such that a1 of u1 plus a1u1 plus a2u2 plus an तक जो होगा ये आपका x के बराबर हो जाएगा। मतलब मुझे कुछ स्केलर्स ऐसे मिल जाएंगे सच दैट आई कैन राइट x इन दिस फॉर्म। ये मेरी अभी तक तो बेसिस की डेफिनेशन से ही चलता आ रहा है सब कुछ। ठीक है, तो इसमें जब मैंने ये लिखा x इक्वल टू a1u1 प्लस a2u2 प्लस डैश डैश टिल an इसके अंदर जो ये स्केलर्स आए मेरे a1 a2 an ये बना देते हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर। किसका कोऑर्डिनेट वेक्टर, मैंने x को रिप्रेजेंट किया था ना, तो कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ x बनाएंगे। ठीक है, और रिलेटिव टू बीटा का क्या मतलब है कि ये जो u1 u2 un था ये कहाँ से आया था, बीटा से आया था। ये बेसिस के जो जिस बेसिस के रिस्पेक्ट में आपको स्केलर्स मिलेंगे तो वो स्केलर्स बनाएंगे कोऑर्डिनेट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ x रिलेटिव टू बीटा क्या हो जाएगा आपका, ये स्केलर्स हो जाएंगे। तो इन स्केलर्स को मैं हमेशा कॉलम की फॉर्म में लिखूंगी, तो कॉलम वेक्टर की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। नाउ दिस a1 a2 an इज कॉल्ड माई कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ x रिलेटिव टू बीटा। और इसकी नोटेशन क्या हो जाएगी आपकी, ये देखिए, जिस भी वेक्टर को हमने x को लिखा है ना तो पहले x लिखेंगे क्योंकि x का कोऑर्डिनेट वेक्टर मिल रहा है। कोऑर्डिनेट वेक्टर लिखने के लिए मुझे ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है। जिस मैट्रिक्स का मैं इस्तेमाल, जिस बेसिस का मैं इस्तेमाल करूंगी उसको मैं नीचे लिखूंगी ऐसे सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा कि जो मैंने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्केलर्स का इस्तेमाल किया था a1 a2 an ये आ जाएगी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ से आगे देखिए, क्वेश्चन एग्जाम्पल देख लीजिए, उससे क्लियर हो जाएंगी ये जितनी बातें आज के लेक्चर में सिखाई है आपको। हमने ले लिया V वेक्टर स्पेस P2R। P2R का क्या मतलब हो गया, P मतलब पॉलिनोमियल, 2 मतलब डिग्री लेस देन इक्वल टू 2, R मतलब रियल कोफिशिएंट। सो ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 2 विद रियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो वो इस तरीके का होगा पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 4 प्लस 6x माइनस 7x स्क्वायर, एनी एग्जाम्पल ऑफ दैट काइंड ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हमने ये fx कोई भी एक एलिमेंट ले लिया इस वेक्टर स्पेस V का। तो आप सबको पता है P2R का स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है। स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा इसका, हमें पॉलिनोमियल्स मिलेंगे 1x x स्क्वायर। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड बेसिस है। मुझे क्या फाइंड करना है, f बीटा। क्या रीड करोगे इसको, इट इज द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ f रिलेटिव टू बीटा, यानी कि मुझे f को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा के अकॉर्डिंग लिखना है और स्केलर्स को उठाना है, यही करना है। तो मैंने बिल्कुल प्रॉपरली आपको करके भी दिखाया कि बीटा जो है बेसिस है, अगर बेसिस है तो v इक्वल टू स्पैन बीटा होगा। फिर मैंने बीटा की वैल्यू डाल दी 1x x स्क्वायर। तो अब fx अगर v का कोई एलिमेंट है एंड v इज स्पैन ऑफ बीटा, तो fx कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बीटा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब जितने वेक्टर हैं उतने ही स्केलर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास 3 वेक्टर थे 1x x स्क्वायर, मैंने 3 स्केलर ले लिए a1 a2 a3। ये कहाँ से आएंगे, स्केलर r से आएंगे क्योंकि मेरा पॉलिनोमियल में रियल कोफिशिएंट्स हैं। तो हमारे पास ये 3 स्केलर आ गए। ये तीनों स्केलर इन तीनों वेक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन बन गई। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। सो नाउ fx इज इक्वल टू दिस, बट व्हाट इज माय fx, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन टू बी लाइक दिस 4 प्लस 6x माइनस 7x स्क्वायर। तो मैंने इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। अब आपके पास ये आ जाएगा। अब क्या करोगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑन बोथ द साइड्स। तो हमने कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर किया तो a1 4 के बराबर आया। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड्स, तो आई विल गेट a2 equal to 6, comparing the coefficient of x square on both sides, I get a3 equal to minus 7। तो मेरे जो ये स्केलर्स आते हैं जब मैं इनको कॉलम वाइज लिख दूंगी, ठीक है, जब इनको कॉलम वेक्टर वाइज लिख दूंगी तो ये मेरी कोऑर्डिनेट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी f की रिलेटिव टू बीटा। तो मैंने इन्हीं को 4, 6 और -7 को जो है मैंने उसकी फॉर्म में लिख दिया, कॉलम वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया, राइट। सो दिस इज माई कॉलम वेक्टर ऑफ द गिवन fx in the polynomial in the vector space of all polynomials of degree less than equal to 2, right। तो आज की क्लास में बेटा मैंने आपको ऑर्डर्ड बेसिस बताया और कोऑर्डिनेट वेक्टर बताया। नेक्स्ट क्लास में हम जो अभी पढ़ा है इसी से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनानी सीखेंगे। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।